हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रमोद गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन एकेडमी पे स्वागत करता हूँ, जहाँ मिलता है आपको एक बेहतरीन कंटेंट। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आ जाइए सभी बच्चे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप सभी। यूपी पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें आप सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 16 लोग 15 दिनों में किसी दीवार को बना सकते हैं, 16 लोग मिलकर 15 दिन में एक दीवार बनाकर तैयार करते हैं, तो इसे 8 दिन में बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। क्लियर है? तो आप मुझे बताएं कि 16 लोग कितने दिन काम कर रहे हैं? 15 दिन। तो टोटल काम कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 240। और यही 240 काम अब आपको 16 दिनों में नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में करना है। तो अब आप मुझे बताएं कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आप कहोगे सर 30 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप सभी। ये भी यूपी को पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 90 डिवाइड बाय 6 इंटू 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना बहुत सारे लोग बच्चे या बहुत बच्चे ना बोर्ड मास का यूज करते हैं। आप बोर्ड मास का यूज करें, लेकिन बोर्ड मास का यूज भी एक स्मार्ट तरीके से करें आप। ठीक है, पहले आप ब्रैकेट वाली चीजों को सॉल्व करें। ब्रैकेट वाली चीजों को सॉल्व करोगे तो पहले डिवाइड कर दीजिए इसको। तो आप कहोगे सर ये 2 बार, और 24 में से 2 गया तो कितना बचा? तो आप कहोगे सर 22। कितना बचा? 22। ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक है बेटा, तो 24 में से 2 गया तो कितना बचा? 22। अब आप इसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको सर ये कितना आया? 15। और ये डिवाइड बाय कितना है? 3। तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना? 5। और 22 इंटू 5 इज इक्वल टू आपका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 110, 110। क्लियर हो गया? चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सॉल्व इक्वेशन। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 15.5 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें। तो बहुत सारे बच्चों को ना इसमें मल्टीप्लाई करने में बड़ी समस्या आती है, किसमें? पॉइंट वाले क्वेश्चनों में। तो पॉइंट वालों का जो डर है ना बच्चों, आप उसे दूर करिए कि 15.5 को गुणा किससे करनी है? 1.2 से। तो पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10, पॉइंट हटाइए, नीचे 10। क्लियर है? अब आप 155 की गुणा जब 12 से करोगे, तो 155 की गुणा जब 12 से करोगे तो कितना आएगा? 1860 आएगा। और 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल है, और एक जीरो से और डिवाइड करेंगे इसको, तो आपका आंसर आएगा 18.6, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। कि क्वेश्चन पूछा गया है कि 52, 78, 52, 78 एंड 156 का एलसीएम बताना है। 52, 78 एंड 156 का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम लेना आप सभी बच्चों को आता है, जो कि आप अपने बेसिक तरीके से हमेशा लेते भी हैं। तो बेसिक तरीका क्या है एलसीएम लेने का? तो आप पहले इसे देख लीजिए कि बेसिक तरीके से आप एलसीएम को कैसे निकाल सकते हैं। कि 52, 78 एंड 156। तो बेसिक तरीका स्कूल टाइम में जो आपने पढ़ा था कि इसे 2 से डिवाइड करें,
क्लियर। अब इसे आप सीधे सीधे चाहें तो 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं कि 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 छेक 78। 2 से फिर से कर दीजिए, तो 2 से ये एक बार, 3 नहीं जाता तो ये 2 से फिर 3 बार, और ये 3 से डिवाइड हो गया। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप कहेंगे सर 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 और 52 दिया 156 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया आपका एक बेसिक सा तरीका जो कि आप सभी को आता है, लेकिन मैं एक अलग सा तरीका बताता हूँ आपको, जिसे देखिए, जिसे मैं आपको ना पेन उठाने की जरूरत है और आप सीधा देख के आंसर बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 52, 78 एंड 156। क्लियर है यहाँ तक। अब आप ध्यान से देखिए इसके अंदर कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर कॉमन है इसमें 13 × 4, 13 × 6, और ध्यान से देखेंगे तो आप कहोगे सर 13 × 12। क्लियर है। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा आप। अगर मैं आपसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, और मैं आपसे पूछता हूँ कि दो संख्याएं आपको दे रखी है 4 और 8, आप मुझे बता सकते हैं एलसीएम क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसका एलसीएम होगा 8, इसका एलसीएम होगा 8। अगर मैं आपसे कहता हूँ आपके सामने दो संख्या दे रखी है 12, 24, या तीन संख्या ले लेते हैं 36, तो आप मुझे बताएं कि इसका जो एलसीएम होगा, या ऐसा करते हैं चार संख्या ले लेते हैं कि 12, 24, 36 और 72, और मैं आपसे पूछता हूँ मुझे इसका एलसीएम बताइए, तो आप इसमें कहेंगे सर इसका एलसीएम है 72। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है वो देखिए। जैसे 4 और 8 का एलसीएम 8 है, तो मैं कह सकता हूँ 4 और 8 में एलसीएम 8 है, क्योंकि 4 ऑलरेडी 8 के अंदर पहले से है। जो आपका 4 है वो 8 के अंदर ऑलरेडी पहले से ही है। क्लियर। 12, 24, 36 और 72 में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सर 72 के अंदर तो 12 भी होता है, तो हमें 12 की जरूरत नहीं है। 72 में 24 भी होता है, तो हमें 24 की भी जरूरत नहीं है। और 72 में 36 भी होता है, तो हमें 36 की भी जरूरत नहीं है। तो हमारा एलसीएम 72 होगा। क्लियर है। जैसे कि 8 के अंदर ऑलरेडी 4 पहले से होता है। तो अब ध्यान से आप देखो कि अगर आप देखते हो तो आप कहोगे सर 156 में तो 52 भी पहले से है और 78 भी पहले से है, तो हमारा आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही है ये बातें आपको। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खिलौना बेचते समय 13% की हानि हो जाती है और फिर उसे 11% के लाभ पर बेचा जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 108 है। क्लियर। तो बच्चे लॉस कितने का हो रहा है, तो आपको कैसे लॉस हो रहा है 13% का। और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने का है, तो आप कहोगे सर इसका प्रॉफिट है वो 11% का है। और प्रॉफिट हमें चाहिए कितना, तो आप कहोगे सर जो बाद में हमें प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट चाहिए कितना हमें 12% का। क्लियर। अब आप मुझे बताएं कि प्रॉफिट हो या लॉस, प्रॉफिट और लॉस हमेशा होगा किस पर। तो आप कहोगे सर ये बहुत छोटी सी बात है और हमने बहुत कई बार इन चीजों को पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा किस पर होगा, सीपी पे होगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य क्रय मूल्य पर ही होता है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पे होता है। और अगर सीपी हमें नहीं पता तो हम सीपी को क्या मान लेते हैं, तो हम सीपी को 100 मान लेते हैं। तो ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है। इसका मतलब मैंने सीपी क्या माना
100 रुपये और पहली वस्तु पे मुझे 13% का लॉस हो रहा है, तो 13% का लॉस होगा तो मैं सामान को कितने में बेचूंगा? 87 में। दूसरी वस्तु पे 11% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इसे कितने में बेचूंगा दूसरी बार? तो आप कहोगे सर 111 में। लेकिन मुझे चाहिए कितना? 12% का प्रॉफिट, तो मैं इसे कितने में बेचूंगा? 112 में। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है कि अगर लॉस होता है तो हम माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट होता है तो हम उतनी ही वैल्यू को 100 में प्लस करके लिख देते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि अगर आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, देखिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए कि 13 का लॉस हो रहा था तो 100 में से 13 माइनस कर दिया तो कितने में बेचा गया? 87 में बेचा गया। 11 का प्रॉफिट, 11 ऐड करके 111। 12 का प्रॉफिट चाहिए तो 12 ऐड करके 112 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 13 और 11 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 108 रुपए का है। तो 13 और 11 का हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे सर हमारा डिफरेंस जो आ रहा है वो 24 रुपए का आ रहा है, और डिफरेंस आना कितने का चाहिए? 108 रुपए का आना चाहिए। तो 24 रुपए को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि 108 आ जाए? तो आप कहोगे सर 24 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 108 आ जाएगा। तो कई बच्चों का ये सवाल भी होता है या कई बच्चों का ये डाउट भी हो सकता है कि सर आपको तो ये बात पता है कि 4.5 से मल्टीप्लाई करना है, हमें ये बात कैसे पता होगी? तो देखिए बच्चे, जिन बच्चों को ये बात नहीं पता कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप कुछ मत करिए, आप 108 को 24 से डिवाइड कर दीजिए। 108 को 24 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको अपने आप ये बात पता चल जाएगी कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो 4.5 से इसे मल्टीप्लाई करा तो 4.5 से ही इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए किसकी? 12% की। आपको वैल्यू चाहिए किसकी? 12% की। तो आप इसे भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 112 इंटू 5, 560 माइनस 56, 504। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं ये बात बहुत सही तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, जो बेस है वो कभी नहीं बदलता। बेस हमेशा एज इट इज रहता है, चाहे लेवल हल्का हो क्वेश्चन का या कितना भी अच्छे लेवल का सवाल हो, जो बेस है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। चले अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए एक बार सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई जाती है। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है हमें। तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले आगे और अच्छे से अच्छी वीडियो को बनाने के लिए और बेहतरीन क्वेश्चनों को लाने के लिए, जिससे आप सभी को एग्जाम में इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि पहले विद्यार्थी उसे फेस कर चुके हैं और आगे आपको इन्हें फेस करना है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 400 रुपए 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कितने हो गए? 460 रुपए हो गए। क्लियर है बच्चों कि जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना था? 400 रुपए, और वो बाद में हो कितना गया? 460 रुपए। कितना हो गया? 460 रुपए। तो आपको ब्याज कितना मिला? आपको ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर जो ब्याज मिला हमें वो ब्याज 60 रुपए का मिला है, और ये 60 रुपए का जो ब्याज है वो कितने वर्षों में मिला? तो आप कहोगे सर जो ये ब्याज मिला है वो हमें 3 वर्षों में मिला है। तो 3 वर्षों में 60 रुपए, तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो एक वर्ष में 20 रुपए ब्याज मिलेगा। एक वर्ष में 20 रुपए ब्याज मिलेगा। और ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? तो आप कहोगे सर ब्याज तो हमें प्रिंसिपल पे मिलता है, और परसेंट निकालने के लिए हमें इंटू 100 करना होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 5%। इसका मतलब है कि बैंक अभी तक आपको हर साल 5% ब्याज दे रहा था। क्लियर है कि बैंक आपको हर साल अभी तक 5% ब्याज दे रहा था। ये बात मेरे भाई आपको समझ में सभी को आ रही है? चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन को जब आप आगे पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना 3% कम कर दिया गया है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% कम कर दिया गया है। तो अभी तक आपको 5% ब्याज मिल रहा था, अब आपको 3% कम ब्याज मिलेगा। तो ब्याज मिलेगा कितने परसेंट? तो आप कहोगे सर अब मुझे 2% ब्याज मिलेगा, अब मुझे 2% ब्याज मिलेगा और कितने सालों तक मिलेगा? तो समय कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई और बहनों? तो समय मुझे दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष। एक साल में मुझे 2% ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में मेरे भाई मुझे टोटल 6% ब्याज मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि एक साल में 2%, तो 3 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 6% ब्याज मिलेगा। और ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? तो आप कहोगे सर ब्याज हमेशा प्रिंसिपल में मिलता है। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 400 रुपए। और 400 रुपए का 6% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 400 का 6% 24 रुपए होता है। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो 424 रुपए होगा। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो बच्चे जिनका बेसिक कमजोर है उन्हें भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अब मैं इसी क्वेश्चन को ना एग्जाम में विदाउट पेन कैसे करना है कि आप इसे देखते 1 से 2 सेकंड विद इन 5 सेकंड अपना आंसर बता सके, मैं वो तरीके का भी यूज करता हूं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए, अब मुझे एक बात बताएं आप कि आपने 400 रुपए बैंक में जमा करें और वो बच्चे हो कितने गए? 460 रुपए। तो आप कहोगे सर ब्याज कितना मिला? 60 रुपए। क्लियर है? कितना ब्याज मिला? 60 रुपए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम हो गया? 3% कम हो गया। इसका मतलब एक साल में 3% ब्याज कम मिलेगा। तो एक साल में अगर 3% ब्याज कम मिलेगा तो 3 साल में 9% ब्याज कम मिलेगा। और ब्याज किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पे। और प्रिंसिपल कितना है? 400 रुपए। तो 400 का 9% कम मिलेगा। तो 400 का 9% कितना होता है? तो आप कहोगे सर 400 का 9% तो 36 रुपए होता है। इसका मतलब मुझे 36 रुपए ब्याज कम मिलेगा। तो 36 रुपए ब्याज कम मिलेगा। तो 60 रुपए में से अगर 36 रुपए कम कर दिए जाए तो ब्याज मिलेगा कितना? 24 रुपए। तो अब मेरा आंसर 400 रुपए तो था ही, 24 रुपए और मिलेगा। तो कितना मिलेगा टोटल? 424 रुपए मिलेगा। तो हम एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरीके से ना करके इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिससे हमारा आंसर विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है सभी को? एक बार जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें सभी, ठीक है? चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का प्यार इसी तरीके से आगे मिलता रहेगा कि हम और मोटिवेट होकर इससे बेहतर से बेहतर सवालों को लेकर आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चे, ये रूट में है ना, ये रूट में है, ठीक है? ये रूट में है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है ये कि 0.00 कितनी जी बार जीरो है ये? 5 टाइम्स, 529। क्लियर है यहां तक सभी का? तो इसके लिए ना मैं आपको बहुत शानदार तरीका बताता हूँ ना, बहुत ही शानदार तरीका बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? अब आप मुझे सिंपल से एक बात बता दें कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा 2 × 2 बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर क्या बच्चों वाले सवाल पूछते हो, 2 × 2 4 होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा 0.2 और 0.2 की मल्टीप्लाई करो, तो आप कहोगे सर पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हम 2 और 2 की गुणा कर देंगे। तो 2 और 2 की गुणा कितनी होगी? 4 होगी। और अब जो पॉइंट है वो एक संख्या के बाद और एक संख्या के बाद, मतलब दो संख्या के बाद है। तो दो संख्या के बाद तो एक, ये संख्या 2 और ये पॉइंट, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 0.04। क्लियर है? अब मैं अगर इसी को कहता हूं कि गुणा इस तरीके से करनी है कि 0.02 और गुणा 0.2, तो आप कहोगे सर तुम्हारा आंसर क्या था कि बेटा 0.04। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि 0.02 की मल्टीप्लाई 0.2 में करो, तो आप कहोगे सर हमें ना 0.0 से कोई लेना देना नहीं है, हमें गुणा किससे करनी है? 2 की गुणा 2 से करनी है। कितना आएगा? 4। अब पॉइंट कितने अंकों के बाद है? तो आप कहोगे सर ये एक अंक के बाद, और ये एक और दो, 2 अंकों के बाद, मतलब टोटल मिला के 3 अंकों के बाद है। तो 3 अंकों के बाद कर दीजिए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? एक बार फिर से देखिए, है ना? ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल और ये तीसरा एग्जाम्पल कि जी ये 0.02 और ये
0.2। तो आप कहोगे सर फिर से हमें कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ 2 की गुणा 2 से करेंगे 4। और कितने अंकों के बाद, 1 2 3 4, 4 के बाद है तो 4 के बाद पॉइंट लगाना है। क्लियर है यहाँ तक? तो सर हमें ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है? तो आप मुझे बताएं, अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आप देखोगे कितने अंकों के बाद है। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद है। इसका मतलब अगर 8 अंकों के बाद पॉइंट है तो दो संख्याओं की गुणा हुई होगी, तो 529 का वर्ग रूट क्या होगा? तो आप कहोगे सर 23 और 23, 23 और 23 की गुणा करते हैं तब कितना आता है? 529 आता है। लेकिन ये टोटल 8 है, इसका मतलब ये 4 के बाद होगा, ये 4 के बाद होगा, तो ये 0.0 और ये 0.0। तो हमारा आंसर इनमें से मैच करा लीजिए, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सवालों को देखिए कि जी कितनी जीरो, 8 अंकों के बाद, मतलब आंसर 4 अंकों के बाद वाला होगा। अगर ये 6 अंक होते तो 3 अंकों वाला होता। क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलो, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चले अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी बच्चे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए आप। अब आप क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपको लगेगा सर ये कितना बड़ा सवाल है, कितना मुश्किल सा क्वेश्चन है, हम कैसे इतनी बड़ी बड़ी गुणा भाग करेंगे, हमसे तो नॉर्मल गुणा भाग भी नहीं होती है, और आपने हमें ये पॉइंट वाली गुणा भाग करवाने को दे दी है। तो हमें इस तरीके से हम कैसे गुणा करेंगे कि 2.31 की मल्टीप्लाई 2.31 से करेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2.31 पॉइंट मल्टीप्लाई 1.69 से करेंगे। तो सर इतनी बड़ी गुणा भाग हमसे नहीं हो पाएगी, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे हम एग्जाम में सवालों को देखते ही आंसर बता सके। तो ठीक है, चले ऐसे क्वेश्चन की ओर। तो अगर कभी भी आपको इस तरीके का कोई सवाल दिख जाए ना, तो जो दो वैल्यू आपको दिख रही हो ना, आप उन्हीं दो वैल्यू को ऐड कर दीजिए। तो आप कहोगे सर दो वैल्यू कहाँ है, हमें तो बहुत सारी वैल्यू दिख रही है। तो आप देखिए कि दो वैल्यू कौन कौन सी। आप कहोगे सर एक तो ये 2.31, ये भी 2.31 तो सेम है, 2.31 सेम है, और एक वैल्यू सर हमें ये दिख गई अलग से। तो आप इसको क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर देखो कितना आ जाएगा, 4.00। यही आपका आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आपको आ गई है? चलिए, तो कुछ बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से, क्या सभी बच्चों को मैं कह सकता हूँ कि ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन कुछ बच्चों की ये भी जानने की इच्छा होगी कि सर एक बार इसका बेसिक बता देते ना तो बहुत अच्छा लगता हमें, और हमें ये भी पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का बेस क्या है। तो एक बार इस क्वेश्चन का बेसिक भी बता देते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है? आइए, तो आप मुझे एक बात बताएं सिर्फ, कि अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हो तो आप कहोगे सर ये सेम सेम संख्या है, इसका मतलब अगर मैं इसको a मान लूं तो ये भी a होगा, तो इसका मतलब ये a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं ऐसे इसको मानकर चलूं, b और b मान लूं, तो सर ये तो b स्क्वायर हो गया। और इसे ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर ये 2 और ये a और ये भी, मतलब ये 2a भी हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए, a का स्क्वायर और ये प्लस का साइन था, तो बच्चे यहां पर साइन किसका आ जाएगा? तो यहां पर जो साइन आएगा ना वो प्लस का आ जाएगा। यहां पर जो साइन आएगा वो किसका आएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे साइन प्लस का आएगा, यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। क्लियर है? अब नीचे अगर देखें तो इसको a माना था, इसको b माना था, और ये प्लस का साइन है, तो ये a और ये प्लस b। क्या यहां तक सभी को ये बात क्लियर हो गई है आपको? चलो ठीक है, अब आइए आप। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन की बात करता हूं तो ये फॉर्मूला किसका है? तो आपको भी सर ये फॉर्मूला तो हम सभी को बचपन से पता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्लियर? तो अब इसके नीचे क्या है? a प्लस बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? तो आप कहोगे सर a प्लस बी और ये a प्लस बी, यहां पर a प्लस बी, तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास कंक्लूजन में? a प्लस बी। इसका मतलब हमें a और b को आपस में ऐड कर देना है, जो कि अभी हमने करा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम में कैसे करना है और बेसिक से अगर अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गेहूं की
कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण, गेहूं की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति एक व्यक्ति 800 रुपए में एक व्यक्ति 800 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं की जो वास्तविक कीमत है, ओरिजिनल प्राइस है, वो बताना है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ गेहूं की कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई। तो आप कहोगे सर 20% की, मतलब 1/5 मीन्स पहले गेहूं 5 रुपए किलो था, अब 1 रुपए कम हो गया तो 4 रुपए किलो होगा। ठीक है, तो बच्चे ये आपका प्राइस है, ये आपका प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब भी किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा, जब भी किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। फॉर एग्जांपल कुछ समय पहले आपने देखा कि बाजार में टमाटर की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, तो क्या हमारे घर में टमाटरों की मात्रा ज्यादा आई या कम। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारे घर में तो टमाटर आया ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक। तो इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे जैसे टमाटर की कीमतें बढ़ रही थी तो हमारे घर में टमाटर की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लगी है। और आप इससे भी पहले अगर एक एग्जांपल पे जाओगे या कुछ समय पहले और जाओगे तो आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले टमाटर से भी पहले प्याज की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। और जैसे प्याज की कीमतें बढ़ने लगी हमारे घर में प्याज की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी। इसका मतलब है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है, और जैसे ही कीमत घटने लगती है उस वस्तु की क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है। मीन्स सर क्या समझाना चाहते हो कि कीमत, प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है, एक दूसरे के विपरीत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि सर ये बात हमें पता चल चुकी है कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो अब आप मुझे बताएं 20% कीमत कम हुई, इसका मतलब पहले कीमत क्या थी 5, 1 रुपए कीमत कम हो गई, तो अब कीमत कितनी है 4। तो अभी थोड़ी देर पहले सर आपने ये तो बताया था कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब अगर ये 5 से 4 है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 4 से 5। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो अब बताइए प्राइस पहले कितना था 5, बाद में प्राइस कितना है 4। तो बाद में, तो बाद पहले क्वांटिटी कितनी थी 4, बाद में क्वांटिटी कितनी है 5। मतलब पहले हम 4 किलो लेके आते थे, बाद में हम 5 किलो लेके आने लगे। पहले हम कितना लेके आते थे 4 किलो, बाद में कितना ला रहे हैं 5 किलो। अच्छा जी, पहले से कितना अधिक 1 किलो अधिक, पहले से कितना अधिक 1 किलो अधिक। लेकिन सर क्वेश्चन में कहा गया कि जी 5 किलो अधिक है, क्वेश्चन में कहा गया 5 किलो अधिक है, मतलब एक की वैल्यू ही क्वेश्चन में क्या दे रखी है 5 दे रखी है। तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा। सर क्या पूछ रहे हो बच्चों जैसा सवाल, 5 चौक 20 होता है, तो इसको भी 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ये सभी को। चलो, अब आप मुझे बताएं कि पहले वो परिवार कितना लेके आता था 20 किलो गेहूं लेके आता था, अब कितना लेके आ रहा है 25 किलो गेहूं लेके आ रहा है। मीन्स पहले वो परिवार 800 रुपए लेके जाता था, पहले वो परिवार 800 रुपए लेके जाता था तो 20 किलो गेहूं लेके आता था। तो बताइए 1 किलो गेहूं की कीमत क्या होगी सर 40 रुपए किलो। बहुत अच्छे से सर हमें ये बात समझ में आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। 8 चैप्टर से है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये यूपी पुलिस के अलावा भी 1-2 एग्जामों में और पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो बहुत अच्छे से इसको देखिए, ठीक है, और पूरे मन से पढ़े, आप पूरे तन से पढ़े, पूरे स्वस्थ होके पढ़े, पूरे मोटिवेशन के साथ पढ़े, पूरी एनर्जी के साथ पढ़े। और जब तक पढ़े जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता था, जब तक आप किसी योग्य ना हो जाए, जब तक आपको अपनी इनकम का कोई सोर्स ना मिल जाए, ठीक है, तब तक चीजों को पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से ज्ञान को अर्जित करिए, और इस ज्ञान का यूज करके अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को देखिए आप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु, आप मुझे बताएं एज में, आयु में सिर्फ 3 एस्पेक्ट होते हैं। कौन सा सर, एक हमारा भूतकाल मतलब पास्ट, एक हमारा आज जो कि प्रेजेंट, और एक हमारा आने वाला कल जो कि हमारा फ्यूचर। इसके अलावा पूरे एज चैप्टर में और कोई भी कॉन्सेप्ट हम नहीं मानते कि हो सकता है। तो इन 3 चीजों को आप लिख लीजिए। पहला प्रेजेंट हो गया आपका, इसके पहले का पास्ट, और इसके आगे का फ्यूचर। क्लियर। सर दो व्यक्ति हैं ए और बी,
दो व्यक्ति हैं ए और बी, और जो इनकी एज है सर, जो इनकी एज का रेशियो है वो कितना है 4:5। इनकी एज का जो रेशियो है वो कितना है 4:5। 8 वर्ष पहले ए और बी, सॉरी 8 वर्ष पहले है ये, 8 वर्ष पहले है, 8 वर्ष पहले इनकी एज का जो रेशियो है वो कितना है, तो 8 वर्ष पहले। तो आप वर्तमान से 8 साल पीछे जाओगे तो इनकी एज का रेशियो कितना मिलेगा आपको, इनकी एज का रेशियो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर इनकी एज का जो रेशियो है 8 साल पहले, 8 साल पहले कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर दो लोग हैं ए और बी, और अगर हम प्रेजेंट से चेक करते हैं तो 8 साल हमें पीछे जाना होगा, 8 साल पीछे जाना होगा, और उनकी एज का अनुपात कितना है 4 और 5 का है। क्लियर है। और 12 वर्ष बाद, मतलब अब 12 साल आगे आ जाए, 12 साल आगे आ जाए तो इनकी एज का अनुपात कितना होगा, तो आप कहोगे सर 13:15 होगा। क्लियर है। चलिए, तो बच्चों मुझे एक बहुत ही छोटी सी बात बता दीजिए, और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ भी गए होंगे, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर पास्ट से फ्यूचर पर आना हो तो बताओ कितने साल आगे आना होगा, तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल सी बात है कि 8 साल तो यहाँ आना होगा, और फिर 12 साल आगे, मतलब पास्ट से फ्यूचर तक आने के लिए हमें टोटल 20 साल सफर करना होगा। क्लियर है ये बात। तो ध्यान करो, मैं इससे पहले भी ये चीजें कई बार पढ़ा चुका हूँ कि दो लोगों के रेशियो का अनुपात कितना है 4 और 5, और बाद में वो अनुपात कितना हो गया 13 और 15, 13 और 15। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि सर 20 साल के बाद मतलब 20-20 साल ये बढ़ गए हैं, 20-20 साल ये बढ़ गए हैं। ठीक है, तो कुछ मत करिए, इसमें क्रॉस मेथड का यूज करिए, क्रॉस मेथड का यूज करिए, इसको क्रॉस कर दीजिए, तो आप कहोगे सर 13 पंजे तो 65 होता है, और इधर 12 से करेंगे तो 12 चौक 60 होता है। अच्छा, इनके बीच का अंतर देखना होता है क्या सर, बिल्कुल बेटा, इसके बीच का अंतर ही देखना होता है। तो 65 में से 60 गया तो कितना बचा, 5 बचेगा, और फिर हमें इनमें क्रॉस कर देना है। आप इनमें क्रॉस करोगे तो आप कहोगे सर कि 20 की 15 में करेंगे तो 300, और 13 की 20 में करेंगे तो 260। तो इसके बीच का सर जो अंतर आएगा वो हमारा 40 आएगा। इसका मतलब 5 यूनिट किसके बराबर है, 40 के, मतलब किससे गुणा कर दें सर, 8 से गुणा कर दो 5 को, तो 40 हो जाएगा। तो बच्चे कुछ नहीं करना, आप इसको भी गुणा कर दीजिए कि ये 8 चौक 32 और ये 8 पंजे 40 होगा। इसका मतलब 4 और 5 की वैल्यू कितनी आ गई कि 32 और ये 40। इसका मतलब जो इसकी पास्ट की एज है वो कितनी है 32 और 40, और आपसे पूछा गया है कि बी की वर्तमान एज बतानी है। तो बताओ बी को वर्तमान में आने के लिए 8 साल ज्यादा होना पड़ेगा, तो 8 साल ज्यादा होना पड़ेगा, तो 8 ऐड कर दो और आंसर हो जाएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चोर और सिपाही का है, बच्चों ध्यान से पढ़े। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने बच्चों ने अगर कोई पहले एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो देखें एक बार इसको। आइए चोर पुलिस का खेल खेलते हैं एक बार, कि देखिए ये पुलिस है और ये चोर, ये चोर और ये आपकी पुलिस। तो अब बता सकते हैं कि चोर किधर भागेगा, तो सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में भागेंगे। तो चोर इधर भाग रहा है, पुलिस भी इधर भाग रही है। तो अब बताइए इसको बेसिक तरीके से बता दिया जाए या वही रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलो बेसिक से बता देते हैं, ऐसे जरूरत ज्यादा किसी चीज की है नहीं इसमें। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बच्चों वो कितने का है, तो आपको सर 200 मीटर का, जो कि क्वेश्चन के अंदर है। ये भी कोई पूछने वाली बात है, हमें क्वेश्चन दिख रहा है और हम क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं कि एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब चोर जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और जो पुलिस है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रही है। तो अब मुझे आप एक बात बताएं कि जी ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब अभी यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, लेकिन हमें वो किस में चाहिए, मीटर में। तो पहले आप इनको मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 12 किलोमीटर। तो 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दे तो ये 60 मिनट, और ये मीटर में कर दे तो 12,000 मीटर।
और इसको कन्वर्ट कर दें तो ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 60 मिनट में ये 10,000 मीटर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं जी 6 मिनट में बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर 6 मिनट में तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और ये 1200 मीटर होगा, और इधर भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये 6 मिनट में 1000 मीटर होगा। इसका मतलब सर जो चोर है वो 6 मिनट में 1000 मीटर भागता है, और जो पुलिस है वो 6 मिनट में 1200 मीटर भागती है। तो अब आप चोर को भगाओ, और चोर यहाँ से भागना शुरू करेगा, और 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो आप कहोगे सर चोर 6 मिनट में 1000 मीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा, 1000 मीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा। और वहीं पर पुलिस को भगाना शुरू करे तो पुलिस 6 मिनट में कितना डिस्टेंस तय करेगी? तो आप कहोगे सर पुलिस 6 मिनट में 1200 मीटर का डिस्टेंस तय करेगी। इसका मतलब चोर यहाँ से 1000 भागेगा और पुलिस यहाँ से 1200 भाग जाएगी। इसका मतलब पुलिस ये 200 मीटर भी कवर कर लेगी। इसका सीधा सा मतलब निकल के आ रहा है कि चोर 6 मिनट के बाद पकड़ा जाएगा, और पुलिस जो चोर है वो 6 मिनट के बाद पकड़ा जाएगा। और चोर 6 मिनट में कितना भाग सकता है? तो आप कहोगे सर 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। हमारा आंसर ऑप्शन ए 1 किलोमीटर के बाद चोर पकड़ा जाएगा, और पुलिस इसे पकड़ के कहाँ ले जाती है वो आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जल्दी से जल्दी बताएं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस है और बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि 4 से 5 लाइन का ये क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर एक बार समझ लीजिए, इसके बाद इसको करवाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे आप, और पढ़ लिया भी होगा आप लोगों ने। तो चले देखते हैं कि दो कार ए और बी है, दो कार ए और बी है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया बिल्कुल वैसा करना है, हमें अपनी तरफ से ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने से चीजें खराब होती है और दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, तो सिर्फ उतना सोचें जितना क्वेश्चन में कहा गया है, और उसके अकॉर्डिंग सोचते चले और सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो दो कार है ए और बी। ठीक है, दो कार हैं ए और बी, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं। यदि यात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती है, ऑब्वियस सी बात है, हम सभी जानते हैं कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, और कार बी की स्पीड ज्यादा है तो वो 2 घंटे कम समय ले रहा है। तो बताओ दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो बहुत सिंपल सा और बहुत ही बच्चों जैसा सवाल है ये, कि हम इस बात को जानते हैं कि अगर अगर कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहा है, तो जो ये डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब स्थिर है। ठीक है, तो अगर हमारा डिस्टेंस हमारी दूरी अगर स्थिर हो कांस्टेंट हो, तो जो स्पीड और टाइम का रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा सर, थोड़ी देर पहले बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट होना। ठीक है, तो इन छोटे छोटे टर्म को याद रखा करो, कि मुझे बार बार बताने की कोशिश ना करनी पड़े, और आपको भी एक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा जो चीजें बताई वो अभी तक हमें रिमाइंड है, हमें याद है। ठीक है, तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। तो बच्चों ए की स्पीड कितनी है? आप कहोगे सर 60, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, और बी की स्पीड कितनी है? तो आप कहोगे सर 108। तो स्पीड 60 और 108 है, तो जो टाइम होगा बच्चे वो कितना होगा? 108 और 60। सर एक बार इसका रेशियो बताइए कि कितना होगा? तो 12 से कितनी बार? ये 9 बार। 12 से कितनी बार? 5 बार। इसका मतलब कि टाइम कितना लग रहा है? 9 घंटे, और बी को टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे। क्लियर है सर? लेकिन यहाँ पे तो जो टाइम का गैप आ रहा है वो तो 4 घंटे का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है टाइम का गैप 2 घंटे का है। तो सर ये कैसे? तो कोई बात नहीं, अगर टाइम 4 घंटे का गैप है आप इसे 2 घंटे बना लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो इसे 2 से भाग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो इसको भी 2 से भाग कर दो बच्चों, ये 4.5 हो जाएगा, और इसको भी 2 से भाग कर दें तो ये 2.5 हो जाएगा। इसका मतलब अब देखिए टाइम का गैप 2 घंटे का आ गया। कहते सर बहुत अच्छा, ये तो बिल्कुल सर आ गया हमारा। तो अब आप मुझे बताएं, जो डिस्टेंस पूछा गया, तो डिस्टेंस अगर आप नॉर्मली निकाल सके तो ठीक, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है।
तो अब आपकी अपनी इच्छा है, कुछ इच्छाएं आपकी भी होती हैं और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, यही मानव जीवन का लक्ष्य भी होता है कि जो आपकी इच्छाएं आप उसको समय के अनुसार पूरा करें। ठीक है, तो स्पीड आपकी मर्जी, अगर आप 60 लेते हैं तो टाइम 4.5 लीजिएगा, अगर आप 108 लेते हैं तो टाइम 2.5 लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। तो मैं स्पीड को 60 ले रहा हूँ और टाइम को 4.5 ले रहा हूँ, तो मेरा आंसर आएगा 270 किलोमीटर। मीन्स दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है वो 270 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार सभी बच्चे जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा होगा आप सभी को, और आगे इसी तरीके से आप मुझे और मोटिवेट करते रहेंगे और मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाकर आपको मोटिवेट करता रहूंगा। ठीक है, देखिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 60% ऑफ ए का 60%। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़े, जितना पढ़ेंगे उतना समझेंगे और उतना करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचा हुआ भी कभी सफल नहीं होता इंसान का। तो उतना सोचिए जितना आप कर सकते हैं और इसके बाद अपनी सोच की लिमिट को बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, लेकिन एक बार में इतना मत सोचिए कि सिर्फ सोच कर ही खुश हैं आप। ठीक है, तो ए का 60% इज इक्वल टू बी का 30%। तो यहां से आप कैंसिल करोगे और आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल सा, देखो कट गया। तो यहां से 2a और ये b, तो a और b की जो वैल्यू आएगी, तो आप कहोगे सर ये 1 और ये 2, इसका मतलब a और b का जो रेशियो है वो 1:2 होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जी 60% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b और b इज इक्वल टू 40% ऑफ c। जो b है वो c के 40% के बराबर है। तो अब आप मुझे बताओ b की वैल्यू आपको पता है और c के 40% के बराबर कौन है? b है। c के 40% के बराबर b है और b की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 2। तो सर सवाल में कुछ नहीं है, हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके सवाल को सॉल्व कर लेंगे। सवाल सॉल्व हो गया हमारा कि जी 40c बराबर 2 इंटू 100 200, और c की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 40 से डिवाइड करके 5। तो सर c की वैल्यू भी निकल के आ गई हमारे पास 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि c बराबर है, c बराबर है किसके? a के x% के। तो बच्चे a की वैल्यू तो आपको पता ही है, a की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1। तो अब आप मुझे खुद बताओ ना कि c की वैल्यू कितनी है? 5, मतलब c 5 है और a 1 है और इसका x% इसके बराबर है। तो सीधी सी बात है, कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है और 5 तक पहुंचना है, तो 1 बराबर 100 के तो 5 बराबर 500 के। सर बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आई इस सवाल को सॉल्व करने में। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते गए और जितना समझ में आया उसको सॉल्व करते रहे। ठीक है, फिर भी मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को अभी इन सब चीजों में थोड़ी सी समस्याएं आती है, तो धीरे धीरे मैं ऐसे सवालों का लेवल और नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाऊंगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो चले अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 230 रुपए को 56 पुरुष और महिलाओं में बांटा गया। इसका मतलब 230 रुपए मेरे पास है और मुझे ये 230 रुपए, जो कि इतनी बड़ी रकम है, मुझे 56 लोगों में बांटनी है। किसमें बांटनी है? 56 लोगों में बांटनी है। और इन 56 लोगों में कौन कौन है? तो आप कहोगे सर मेल भी है और फीमेल भी है, आदमी भी है, औरत भी है, पुरुष भी है और महिला भी है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, तो मेल और फीमेल। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सभी को मिलने वाली, मतलब सभी पुरुषों को और सभी महिलाओं को, मतलब ऑल आ गया, ये को मिलने वाले जो पैसे है ना उसका रेशियो कितना दे रखा है जी? 15 और 8। इसका मतलब सभी पुरुष 56 लोगों में से जितने भी पुरुष होंगे ना, सभी पुरुष को मिलाकर कितने रुपए मिले? 15 रुपए। और सभी महिलाओं को मिलाकर कितने मिले? 8 रुपए। क्लियर है? चलिए, और ईच का भी रेशियो दे रखा है आपको कि जी एक पुरुष को कितना मिला और एक महिला को कितना मिला। तो आप कहोगे सर एक पुरुष को 3 रुपए और एक महिला को 4 रुपए। हो गया सवाल बच्चों के, बच्चों जैसा सवाल है ये भी। आप मुझे बताएं जितने भी पुरुष हैं सभी को कितने मिल रहे हैं? 15। और एक पुरुष को कितने मिल रहे हैं? 3। सर क्या बात कह रहे हो आप कि सभी को 15 और एक को 3? इसका मतलब 5 पुरुष है हमारे पास। इसके पास हमारे पास पुरुष कितने हैं?
तो आपका होगा सर 15 को 3 से डिवाइड करिए, 5 पुरुष हैं और इसको डिवाइड कर दें तो 2 महिलाएं हैं। इसका मतलब टोटल लोग हमारे पास कितने हैं सर 7। लेकिन सर ये कैसे, क्वेश्चन में तो 56 कह रखा है, तो मेरे बच्चे 7 को 56 बनाने के लिए क्या करोगे सर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। अच्छा सर ये तो बात बहुत सिंपल सी है, समझ में आ गई कि 40 पुरुष है और 16 महिलाएं, टोटल 56 लोग हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े होंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे और बहुत अच्छी क्लास आपको लगी होगी, और धीरे धीरे आपकी क्लास का इंटरटेनमेंट और जो जोश है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। आप उसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपना मोटिवेशन बढ़ाइए, और साथ साथ में थोड़ी सी कृपा मुझ पर भी करिए और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाने की कृपा करते रहे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 110 किलोमीटर की दूरी पे स्थित हैं। इसका मतलब एक स्टेशन ये रहा देखिए दो स्टेशन है बेटा, ये स्टेशन ए और ये स्टेशन बी, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 110 किलोमीटर का। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 110 किलोमीटर का, ठीक है। एक रेलगाड़ी 7 बजे, एक रेलगाड़ी 7 बजे ए से चलती है। बच्चे ये गाड़ी चल रही है कितने बजे, सुबह के 7 बजे, कोई काम नहीं इस गाड़ी के पास, ठीक है। किस स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर, किधर जा रही है बी की तरफ। और दूसरी गाड़ी बी से चल रही है कितने बजे 8 बजे। इसके बाद थोड़ा बहुत काम है, किस स्पीड से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है बच्चे। चलो अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि किस समय दोनों मिलेंगे, दोनों के मिलने का समय, मीटिंग टाइम बताना है, ठीक है। आपके जीवन में भी ऐसी चीजें बहुत हुई होंगी, कभी आप किसी से मिलने के लिए गए होंगे तो आप अपने घर से निकले, वो अपने घर से निकले, और कहीं जाके भीड़ में आपकी इनसे मुलाकात हुई, जिसको आप इंग्लिश में मीटअप कहते हैं, और आपने बैठकर जो भी कर रहा हो वो आपकी इच्छा पर है, ठीक है। चलिए तो अब आप मुझे बताएं कि 7 बजे और ये 8 बजे, तो एक काम करना, आपको कुछ नहीं करना, दोनों ट्रेनों को ना सेम टाइम पे ले आओ, दोनों ट्रेनों को सेम टाइम पर एक बार लेके आ जाओ। तो आप कहोगे सर सेम टाइम पे लेके आना है, तो हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो हम इसे 1 घंटा आगे लेकर आए तो 8 बज गए 8 बज गए, या इसको 1 घंटा पीछे लेके जाए तो ये 7 बज जाएंगे और ये 7 बज जाएंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं, या तो 1 घंटा आगे या 1 घंटा पीछे, तो पीछे तो हम कभी जाते नहीं, तो हमारा काम ही आगे बढ़ने का है, तो हम धीरे धीरे इसको आगे ले जाएंगे, और 1 घंटा मतलब हम यहाँ पर भी 8 बजा देंगे। और जैसे हम 8 बजाएंगे तो ये गाड़ी 1 घंटे में कितना सफर करेगी 20 किलोमीटर, मतलब ये 20 किलोमीटर कम हो गए, ये 20 किलोमीटर कम हो गए, तो ये 20 किलोमीटर अगर कम हो जाएंगे तो अब डिस्टेंस कितना बचेगा 90 किलोमीटर। क्लियर है। तो अब आप मुझे बताओ कि अब ये ट्रेन इस तरफ आ गई है, तो ये ट्रेन 1 घंटे में 20 चलेगी, ये ट्रेन 1 घंटे में 25 चलेगी। ध्यान से सोचना, सिर्फ सोचने का ही खेल है कंपटीशन के अंदर, लिखने और पढ़ने का तो खेल ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ सोचना आना चाहिए आपको बेहतर से बेहतर तरीका, कि 8 बज गए 8 बज गए, ये गाड़ी 1 घंटे में 20 जाती है, ये गाड़ी 1 घंटे में 25 आती है, तो 9 बजे तक ये 20 किलोमीटर जाएगी और ये 9 बजे तक 25 आएगी। ये दो ट्रेनें हैं, ये 8 बजे ये भी 8 बजे, ये 1 घंटे में कितना 20, ये 1 घंटे में कितना 25। क्लियर। तो 1 घंटे में दोनों कितना 45, 1 घंटे में कितना 45 कवर कर रही है, टोटल कितना है 90, और 1 घंटे में 45 कितना टाइम लग जाएगा 2 घंटे लगेंगे। दोनों 8 बजे चल रही हैं, कितने बजे मिलेंगे 10 बजे मिलेंगे 2 घंटे के बाद। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आप कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, और जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, और मैं और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलता रहूंगा, और जितना पॉसिबल कर सका आपके लिए और बेहतर बेहतर चीजें, ऐसी बेहतरीन चीजें लेकर आएंगे जो आपने अभी तक मैथ में नहीं देखी है, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आपसे मिलते हैं। राधे राधे। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।